हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के नए टॉपिक कंट्रोलिंग की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग एक ऐसा मेजर है या ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम सारी परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हैं कि या तो वो हो जाए, नहीं हो रही तो हमें कोई दूसरा रास्ता मिले कि हम कैसे वो अचीव करें। तो कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड वन। उसके बाद हम उसके डेविएशन को आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यही इसका प्रोसेस है, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नॉर्मली हम प्लानिंग के दौरान जो ऑब्जेक्ट सेट करते हैं उसको इन नंबर्स यदि हम सेट कर देते हैं तो वो हमारे स्टैंडर्ड सेट हो गए। दैट मींस आपके 70 नंबर आने चाहिए, आपको 100 यूनिट बेचनी है, आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, वगैरह वगैरह। मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपके 65 मार्क्स आए, आपके 69 मार्क्स आए, आपके 71 मार्क्स आए, या फिर उसने 100 यूनिट सेल किए, 50 यूनिट सेल किए, 60 यूनिट सेल किए, एनी ऑफ द नंबर विच वाज एक्चुअली मे बी हो सकता है वो एग्जैक्ट नंबर हो सकता है वो कोई अलग नंबर हो। तो वो नंबर यदि हम अचीव कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते तो हम उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन। अभी कंपैरिजन करने के दौरान हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्यों आए, व्हाट वर द रीजंस जो मेरे नंबर नहीं आ पाए। यदि मेरे नंबर, मैं प्रिज्यूम कर रहा था कि 70 आने चाहिए थे 80 में से, जो कि आए हैं अभी 65 प्री बोर्ड में, जो कि आए हैं अभी 50, तो मुझे उसके ऊपर असेसमेंट करनी चाहिए कि मेरी क्या गलतियां रह गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। हम करेक्टिव एक्शन लेंगे जिससे कि हम उस नंबर को अचीव कर पाए। ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कंपनी लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर करेक्टिव एक्शन लेने का टाइम होता है और कभी कभार हमारे पास वो समय नहीं होता है। तो कोशिश करनी चाहिए एक कंपनी को कि स्टैंडर्ड बहुत अच्छे ध्यान से सेट करे और जो परफॉर्म करने वाले सभी व्यक्ति हैं वो बहुत ही आपकी कमिटमेंट के साथ परफॉर्म करें, सो दैट डेविएशन मिनिमम आए। और डेविएशन मिनिमम आएगा तो करेक्शन भी मिनिमम होंगी। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया है। इसके बाद हम इसके एक टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो ये है पूरा प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन भी यही है, डिस्क्रिप्शन भी यही है। आप लोगों को केस स्टडी जो आती है नॉर्मली लिमिटेशन से, इंपॉर्टेंस से, या फिर कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग के कॉम्बिनेशन से आती है। कंट्रोलिंग और प्लानिंग कैसे जुड़े हुए हैं, तो यहां से इन तीन पार्ट से केस स्टडी आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला, इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग गोल्स। तो सबसे पहले जो सेट गोल्स होते हैं, जो हमने डिजायर करे थे, उनको एक्चुअली में अचीव करने में कंट्रोलिंग हमें हेल्प करती है। सेकंड वन, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं 90 नंबर ले आऊंगा, भाई 90 की मैं 20 की तैयारी नहीं करता, 90 नंबर कैसे आ जाएंगे। तो एक्चुअली में वो प्लानिंग को भी रिकरेक्ट करने में हेल्प करता है जब व्हेन वी टेक द करेक्टिव एक्शंस। जब मुझे पता लगा भाई मैं तैयारी तो 40 की कर रहा हूं, 90 नंबर को प्लान तो नहीं कर सकता, आई शुड कीप माई स्टैंडर्ड्स लो। वो 70 की जगह 40 पे आने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 90% ले आऊंगा, आई शुड बी कीपिंग माई स्टैंडर्ड टू द लोअर साइड। तो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, इट हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। उसके बाद इट हेल्प्स इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। यदि आप एक किसी एम्प्लॉय को बोलते हो कि आप इतना अचीव कर लोगे हम आपको इतना रिवार्ड करेंगे, आप इतना अचीव कर लोगे हम आपको ये चीज देंगे, आपको किसी भी नंबर से उसकी परफॉर्मेंस को एसोसिएट कर दीजिए और आप उसकी परफॉर्मेंस में बेटरमेंट महसूस कर पाएंगे। वो मोटिवेशन का काम करता है। और एक क्रम में, एक ऑर्डर में किन चीजों को चलाना है उसमें भी ये हमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर का मतलब यहां पर कमांड नहीं होता, ऑर्डर का मतलब यहां पे सीक्वेंस है। ओके। फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन इन एक्शंस। व्हाट डज दैट मीन? नॉर्मली क्या होता है, सेल्स वाले के भी टारगेट होते हैं, परचेज वाले के भी टारगेट होते हैं, प्रोडक्शन वाले के भी टारगेट होते हैं। सभी के टारगेट्स कैसे होने चाहिए, अलाइंड होने चाहिए। सेल्स वाले का टारगेट हमने बहुत ज्यादा रख दिया, प्रोडक्शन वाले का उतना नहीं रखा, तो यदि वो उतना टारगेट अचीव करने के लिए कैपेबल भी हो जाएगा तो प्रोडक्शन तो उतना हुआ ही नहीं है, तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली देयर इज ए गैप बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स। तो उस गैप को हील करने का हेल्प कौन करता है, कंट्रोलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। सम लिमिटेशंस आर लाइक दिस, डिफिकल्टी इन सेटिंग द स्टैंडर्ड। तो स्टार्टिंग में क्या मेरे को अपना एक बेस स्टैंडर्ड रखना चाहिए, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है।
आजकल तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम है, क्योंकि हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो मुझे पता है एक दिन में 120 ब्रिक्स एक मिस्त्री लगा सकता है, या फिर 100 यूनिट एक बंदा प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर 50 यूनिट इस चीज की बिक जाती हैं। तो हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कर लेते हैं। बट स्टिल एक कोई नई इंडस्ट्री यदि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक अपनी गेमिंग इंडस्ट्री शुरू की, मैं गेम प्रोग्राम बनाने शुरू किया, तो मुझे पता नहीं है कि उसमें स्टैंडर्ड वाइज कितना टाइम लगता है, उसको किस प्रोग्राम को बनाने में कितना समय लगता है। तो डिफिकल्टी इन सेटिंग द स्टैंडर्ड, मेरे साथ वो प्रॉब्लम वहां आ सकती है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कंट्रोलिंग का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। तो दो इट इज द कंट्रोलिंग लिमिटेशन, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे चेक क्या करना है। तो मुझे ये नहीं पता मुझे चेक क्या करना है, तो मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा। इट इज लेस एंड लिटिल कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल फैक्टर। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब होता है कि एनवायरमेंट में यदि कोई चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक एयर प्योरीफायर बेच रहे थे और PM 2.5 अभी हम लोग देख रहे हैं कि 500 के आसपास पहुंच रहा है। अभी कोई भी अच्छे से अच्छा जो प्योरीफायर है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी का होगा, तब वो इतनी खराब एयर को तो प्योरीफाई कर पाएगा। अदरवाइज हमने एक नॉर्मल क्वालिटी का, नैनो क्वालिटी का ना बनाकर नॉर्मल क्वालिटी का प्योरीफायर बनाया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। दैट मींस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो थे, हमने अपने स्टैंडर्ड भी रखे थे, काम भी अच्छे से किया था, लेकिन वो कस्टमर की डिमांड या रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए। लास्ट वन जिसे हम बोलते हैं ब्रिंग रेजिस्टेंस। थोड़ा सा चेंज जो होता है ना, और कंपैरिजन और स्टैंडर्ड, ये हम लोगों के बीच में थोड़ा सा जो ना कंपैरिजन वाली भावना, और मेरे को मूल्यांकित किया जाएगा, मेरा परफॉर्मेंस आपका इवेल्युएट किया जाएगा, इस वजह से कुछ लोगों के बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है कि यार मैं भी जज किया जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, और उसे भी कहा जाए कि आपकी कॉपीज चेक की जाएंगी, तो उसे लगता है कि यार मेरे को चेक करोगे, तो वो यहाँ पर रेजिस्टेंस वाली चीजें आती हैं। अफेक्टिंग कॉस्ट, बहुत बार क्या होता है कॉस्टली अफेयर हो जाता है। कभी कभार कोई, जैसे हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रोलिंग कैसे लगती है? तो मैं एक गवर्नमेंट एजेंसी हूं, और एक गवर्नमेंट के पास एक सड़क बननी है, एक ठेकेदार ने अपनी बिड दी, मैं इतने रुपए में ये काम कर दूंगा, तो हमने कहा ठीक है बना दीजिएगा। उसके बाद जब वो रोड बन के तैयार हो गया, तो मुझे चेक करने जाना होता है। नॉर्मली क्या होता है, इस दौरान भी हम चेक कर सकते हैं कि रोड कितनी बन गई है, अभी कितना काम हो गया, मटेरियल कैसा लग रहा है। बट इंडिया में क्या होता है, काम होने के बाद मैं चेक करने जाता हूं, तो वो तो गलत है, बीच में भी कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं हम, एक कॉस्टली अफेयर है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। यदि सामने वाले को पता हो मेरे को काम ऐसे करना है, दीज आर माई स्टैंडर्ड्स, और वो अपने हिसाब से काम कर दे, तो हमारा ये कॉस्टली अफेयर क्या होता है, जो बार बार चेकिंग करने का काम है, ये बच जाएगा। और यहीं से करप्शन आता है। सब बंदे जाएंगे, वो करेक्शन, वो जाएगा चेकिंग करेगा, अरे ये कमी है, तो भैया ठेकेदार थोड़े पैसे दे देगा। फिर कोई और जाएगा, वो कहेगा ये कमी है, ठेकेदार थोड़े और पैसे दे देगा। जो पैसा वो आप लोगों को बेईमानी के रूप में दे रहा है, यदि वो कॉस्ट अपने प्रोडक्ट को, क्वालिटी को बेटर करने के लिए लगाता, तो शायद वो बेटर प्रोडक्ट डेवलप होता है, चाहे वो बेटर सड़क डेवलप होती। इंडिया में सड़कों की क्वालिटी खराब होने का एक बड़ा रीजन ये भी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंट्रोलिंग। इसका सब हेड टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कंट्रोलिंग, यहां पे हमने कौन लिखा, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। इफ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान, वी कैन नॉट कंट्रोल। यदि मुझे यह नहीं पता था कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की सड़क बननी है, तो मैं चेक क्या करने जाऊंगा। इसलिए पहले प्लान जरूरी है, बाद में कंट्रोल होगा। चेकिंग तो बाद में होगी, पहले प्लानिंग होगी। दूसरा देखते हैं, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। यदि आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली, यहां से लेकर वहां तक सड़क बना देंगे, ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, इतना एलिवेशन होगा, इतना ही चीज होगी, इतनी चीज होगी, तो आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन कोई चेक ही नहीं करने गया। अब कोई चेक नहीं करने गया, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो काम बहुत अच्छा होगा भारत में तो वैसे भी, तो आप समझ गए। तो बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग भी मीनिंगलेस है। ठीक, अगला, प्लानिंग इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव इन नेचर। तो प्रोस्पेक्टिव, भविष्य में क्या होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिव, ऐसा किया है वैसा किया है। डिफरेंस
एंड देन एनालाइजिंग द डिफरेंस एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बार बार आपको ये बातें लिखनी होंगी। आपके पेपर में जब भी आता है तो कंट्रोलिंग की पूरी बात कम से कम डेफिनेशन के रूप में पूरी बताएं, ठीक है। जब कभी भी आपको केस स्टडी भी आ रही है और आपको पता लग रहा है वो कंट्रोलिंग की केस स्टडी है, एटलीस्ट डिफाइन द डेफिनेशन प्रॉपरली, अंडरलाइन करें उसको और उसके बाद इस पॉइंट पर आप आ जाएंगे तो आप सीधे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कंट्रोलिंग डिफाइन करा, फिर उसके रिलेशन इससे डिफाइन करा और उसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट दी है तो आपको समझ में आएगा। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ये तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंट्रोलिंग के दौरान हम क्या करते हैं? किए हुए काम को चेक कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग बैकवर्ड। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे, दैट इज प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। तो मैं बहुत इजी शब्दों में आप लोग को बता दूं, बहुत ज्यादा हम लोगों को पेपर कॉपी चेकिंग के समय नहीं चाहिए होता। यू मस्ट बी स्पेसिफिक, यू मस्ट बी मीनिंगफुल और आपके कीवर्ड आपकी कॉपी में होनी चाहिए, नथिंग एल्स। एंड मुझे लगता है इतना ही सफिशिएंट रहता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट ऑफ माय क्लास एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई आप लोग सभी लोग और ज्यादा सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों से, अपनी स्टोरीज पर लगाएं। और ये आई होप मेरी ये रिक्वेस्ट आप सभी लोग सुन रहे हैं और अपनी स्टोरीज पर प्लीज पोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।